मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इवेंट्स ऑफ द एन इंडिविजुअल। यानी जो टैक्सेबल इवेंट होगा या उसकी कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ओवरव्यू यहाँ पे लिखा गया है, दैट्स ओवरव्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स के एक्ट के तहत इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द असेसीज टोटल इनकम। असेसी ने पूरे साल में जो भी इनकम अर्न की है उसके ऊपर लगाया जाएगा। एंड सच टोटल इनकम हैज टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और 1961 के तहत जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं उसके हिसाब से लगेंगे। नाउ लेट्स गो टू द स्टेप बाय स्टेप इन टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। यानी पूरी प्रोसीजर हम देखेंगे और कंपटीशन करेंगे, यानी कितनी इनकम होती है वो कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखा हुआ है दैट इज डिटर्मिनेशंस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। यानी वो बंदा कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस में है पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। The residential status of the person has to be determined to ascertain whether the income is to be included in computation of total income। यानी टोटल इनकम के अंदर उसकी इनकम ऐड होगी या नहीं होगी वो पहले डिसाइड करेंगे। The residential status as per the income tax act are shown below। तीन तरह के हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। In this case of the individual, the durations for which he is present in India, इंडिया में वो कितने दिन रहा है उसके हिसाब से लगाया जाता है। Determines his residential status based on the time spent by him। उसने कितना टाइम इंडिया में स्पेंड किया है। Then he may be the resident and ordinary resident, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। The residential status of a person determines tax liability of the income। उसकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा वो उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बात करें फॉर एग्जांपल, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू द ऑल द असेसी रिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर इंडियन इनकम है, इंडिया के अंदर से उसने अर्न की गई है या फिर इंडिया से जनरेट हुई है कोई इनकम या इंडिया में उसको रिसीव होती है, तो वो इनकम इंडियन इनकम कहलाएगी और वो इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी। उसके रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई मायने नहीं रखता वो। Whereas the tax liability to the foreign income it depend upon assessor's residential status। अगर फॉरेन इनकम रहा तो वो फॉरेन इनकम उसके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के बाद करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर द डिफरेंट हेड। कोई भी बंदा होगा और उससे 5 हेड में उसको इनकम अर्न करनी होगी, यानी कोई 5 हेड से अंदर उसकी इनकम होती, कैसे भी इनकम हो तो 5 हेड के अंदर होगी। या फिर सैलराइज पर्सन होगा या उसको सैलरी इनकम मिलती होगी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम होती होगी, या कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन उसमें से प्रॉफिट या गेन होता होगा, या फिर कैपिटल गेन होता है, या फिर अदर सोर्सेज में उसको हम डाल देंगे। सो दिस हेड्स ऑफ द इनकम एग्जॉस्ट ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ इनकम, यानी जितने भी इनकम से 5 हेड के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। स्टेप नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है दैट इज एक्सक्लूजन्स ऑफ द इनकम हॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट इज नॉट चार्जेबल टू, नॉट हॉट, इट्स अ नॉट, कि कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। देयर आर द सर्टेन इनकम्स व्हिच आर होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, पूरे की पूरी माफ कर दी गई है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, दैट इज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, एंड दिस इनकम हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। Also, some incomes are partially exempted from the income tax। यानी कितनी इनकम ऐसी होती है जो partially exempted होती है, यानी उसके लिए कोई लिमिट बना रखा होता है, तो वो लिमिट के ऊपर जाएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, एंड दिस इनकम्स आर एक्सक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन द एक्ट। बाकी का जो बचेगा, द बैलेंस इनकम ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब एग्जेम्पशन, उसके एग्जेम्पशन से ऊपर वाला वो होगा वुड बी एंटर इनटू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वो टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। एंड हैव टू बी क्लासिफाइड अंडर द रिलेवेंट हेड ऑफ इनकम, यानी जो भी इनकम हेड में आएगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, दैट इज कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, हर एक हेड का टोटल किया जाएगा। So income is to be computed in accordance with the provisions governing to the particular head of income। यानी particular head का जो होगा वो उसके हिसाब से सबकी इनकम काउंट की जाएगी। Under each head of the income there is a charging the sections which defines the scope of the income chargeable under that head। उसके अंदर हर एक हेड के अंदर लिखा हुआ है जिसके हिसाब से उसको जो इनकम चार्जेबल होगी वो हेड के तहत डिसाइड की जाएगी।
देयर आर डिडक्शंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड, अलग अलग हेड के अंदर कोई एग्जामिशन दी रहती है, जैसे कि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया रहता है. दिस डिडक्शंस आर कंसिडर्ड बिफोर अराइविंग एट द नेट इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड. यानी उसका जो भी हेड होगा उसका वो हेड के अंदर नेट अमाउंट लिखी जाएगी, यानी अगर उसमें कोई एग्जामिशन है तो एग्जामिशन माइनस कर लिया जाएगा. उसके बाद हमारे पास है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ द स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एक्सेट्रा. अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्लबिंग इनकम क्या होता है. In case of the individual, income tax is levied on the slab system on the total income and the tax system is progressive. यानी अलग बंदे के लिए अलग अलग होता है. जितनी इनकम ज्यादा होगी टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा. That is the income increase, the applicable tax rate is increase. Some taxpayers have the higher income bracket have the tendency to divert the some portions of their income to their spouse or minor child. ये नॉर्मल है कि जब किसी की इनकम ज्यादा होती है तो टैक्स से बचने के लिए वो अपनी इनकम का थोड़ा बहुत पार्ट अपनी वाइफ के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे कर देता है, टू मिनिमाइज द टैक्स बर्डन, जैसे टैक्स उनको कम पे करना पड़े. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, लेकिन ऐसी कोई भी टैक्स का अवॉइडेंस ना हो, इसके लिए क्लबिंग का प्रोविजन बनाया गया है. दैट इज क्लबिंग द प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दैट अंडर विच द इनकम इज अराइज टू द सर्टेन पर्सन. यानी कि स्पाउस या माइनर चाइल्ड की इनकम होगी तो उसके अंदर आपकी इनकम बढ़ जाएगी and have to be included in the income of the person who is divert his income to the purpose of computing tax liability. तो टैक्स लायबिलिटी के अंदर उसकी इनकम उस ऐड कर दी जाएगी. तो ऐसे केसेस के अंदर हम कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है. स्टेप नंबर 6 में लिखा हुआ है द सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड एंड द सेट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस. कई कबार क्या होता है कि सारी हेड इनकम में से कई जो हेड होते हैं उसमें आपको लॉस भी हो सकता है. लॉसेस शुड बी सेट ऑफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 70 to 80. यानी सेक्शन 70 से लेके 80 के अंदर ये मेंशन किया गया कि अपना लॉस आप कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे या उसको सेट ऑफ कर पाओगे. He might have to be the profit from the one source and loss from the other. हो सकता है कि एक बिजनेस में उसको, यानी बिजनेस में अगर उसको लॉस भी गया हो और अदर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो उसका प्रॉफिट भी होता. सो फॉर इंस्टेंस द असेसी मे हैव द प्रॉफिट फ्रॉम हिज टेक्सटाइल बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम द प्रिंटिंग बिजनेस. अगर दो तरह के बिजनेस है तो एक बिजनेस में फायदा है, एक में नुकसान. दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द टेक्सटाइल बिजनेस टू अराइव एट द नेट इनकम चार्जेबल टू हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन. यानी जो हेड में आपको इनकम मिली है वही हेड का अगर लॉस है तो आप उसमें सेट ऑफ कर सकते हो. यानी वो इनकम में से जो एक टाइप का इनकम है आपका, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि टेक्सटाइल बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है और प्रिंटिंग बिजनेस में उसको लॉस हो रहा है, तो टेक्सटाइल बिजनेस की जो इनकम है उसमें से ये लॉस सेट ऑफ कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे. सिमिलरली द असेसी कैन हैव द लॉस अंडर द वन हेड ऑफ इनकम, से द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, and the profit under the another head of income, that is the profit or gain from the business and profession. अगर उसको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है और दूसरे हेड यानी बिजनेस या प्रोफेशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है. सो देयर आर द प्रोविजंस इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर अलाउिंग द इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ द सर्टेन केसेस. यानी एक हेड का लॉस दूसरे हेड के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा उसके लिए रूल्स बना रखे हैं. So for the losses which cannot be set off the current year, यानी करंट ईयर में अगर आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे कि पर्टिकुलर हेड का जो लॉस है दूसरे हेड में नहीं जा रहा है, माइनस नहीं हो रहा है, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यानी अगले साल ले जाएंगे. ड्यू टू द इनएडिक्वेंसी एंड एलिजिबल प्रॉफिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द सेट ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी फ्यूचर ईयर्स के लिए हो जाएगा एज पर द प्रोविजन कंटेन इन द एक्ट. यानी जो भी हेड में जितना भी प्रॉफिट या लॉस है तो सेट ऑफ कर सकते हो तो सेट ऑफ कर लो, अगर नहीं हो रहा है रूल्स के हिसाब से तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. वो यहाँ पे स्टेप नंबर 6 के अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा. नाउ स्टेप नंबर 7, द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. यानी जितने भी हेड्स का जो टोटल किया गया है उसका सबका टोटल करेंगे और ग्रॉस टोटल इनकम डिसाइड कर लेंगे. सो फाइनल फिगर ऑफ द इनकम ऑल लॉसेस अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम आफ्टर अलाउिंग टू बी डिडक्शंस एंड अलाउंस एंड अदर एडजस्टमेंट्स आर द एग्रीगेटेड and after giving the effect of the provisions for the clubbing of income and set off and carry forward of losses to arrive at the gross total income. हमको gross total income मिल जाएगा.
अब ग्रॉस टोटल इनकम में से अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक के हमारे एप्लीकेबल डिडक्शंस हैं, तो वो सारे डिडक्शंस यहाँ पे माइनस कर दिए जाएंगे जितने भी डिडक्शन अवेलेबल है, और ये डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारी बन जाएगी टोटल इनकम, जिसे हम कहते हैं स्टेप नंबर 9। The income arrived at after claiming the above deduction from the gross total income. Gross total income में से सारे क्लेम माइनस कर दिए, सेट ऑफ कर लिया, सारे हेड का जो आंसर आया उसको हमने टोटल कर दिया और हमारा टोटल इनकम मिल गया। वो टोटल इनकम में से हमने 80C से लेके 80U तक जो भी उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो माइनस कर दिए गए, तो बाकी जो बच गया वो हमारा बच जाएगा नेट इनकम। नेट इनकम को हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 10, यानी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। स्टेप नंबर 10, एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स रेट, यानी जो भी टैक्स रेट आपके लगते हैं वो टैक्स रेट लगाएंगे और उसका टैक्स डिसाइड करेंगे। टैक्स डिसाइड करने के बाद हम स्टेप नंबर 11 में रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट क्या होता है? सो रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000, तो 3,50,000 से ज्यादा जिसकी इनकम नहीं है पूरे साल की, उसको हम रिबेट दे सकते हैं इफ डिडक्टेबल टू द इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग केसेस, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा केसेस लगते हैं तो एक्स्ट्रा केसेस लगाने से पहले। सो दिस अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 2,500 व्हिचएवर इज लेस, यानी ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वरना अगर 2,500 से कम अमाउंट है तो 100% रिबेट मिल जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 12, सरचार्ज। सरचार्ज किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट सरचार्ज लगाती है। तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपका ऐसे बढ़ जाता है 1 करोड़ से ऊपर का है, तो हम उसके ऊपर सरचार्ज भी लगाएंगे। और स्टेप नंबर 13 के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन केस लगाएंगे, जो कि 4% होता है। जो टैक्स अमाउंट आपकी बनती है और सरचार्ज की अमाउंट होती है, दोनों को मिला के जो अमाउंट बनेगा उसका 4% हम उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन केस लगाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है। अगर उसके बाद आपकी जो अमाउंट बचेगी उसमें से अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो वो माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स एंड TDS, दैट इज टैक्स डिडक्ट्स एट सोर्स, यानी आप कहीं पे जॉब करते हो और आपकी सैलरी में से टैक्स कट होता है, तो वो यानी आपने ऐसे इंटरेस्ट में भी होगा कि बैंक इंटरेस्ट में भी हो सकता है कि आपने बैंक में से इंटरेस्ट रिसीव किया था, बैंक ने वो टैक्स काट लिया उसमें से, तो उसे कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। वो भी यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। ऑल्दो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी इज डिटरमाइंड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस इन सर्टेन इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम, यानी आपकी पिछले साल की इनकम के हिसाब से करंट ईयर की एस्टिमेट की जाती है और उसके ऊपर टैक्स एडवांस टैक्स माइनस कर दिया जाता है। In certain cases, the tax is deducted at source from the income of the assessee by the taxpayer at the tax prescribed in this act. जो भी टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से आपका टैक्स ऑलरेडी पेड हो चुका होगा। तो such deduction should be made either at the time of accrual or at the time of payment as prescribed by the act. एक्ट में जो लिखा है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तभी, या आप टैक्स पे कर रहे हो तभी, वो अमाउंट जो ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर रखा है या फिर आपका TDS कटा हुआ है, तो वो दोनों चीज यहाँ पे माइनस कर दी जाएगी। एक एग्जांपल दिया गया है, इन दिस केस ऑफ द सैलरी इनकम ही ऑब्टेन obligations of the employer to deduct the tax source arising only at the time of payment of salary to the employee. Such tax deduct at the source has been remitted and credited by the central government through the branch of RBI, SBI or any authorized bank. क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम अच्छी है, तो आपकी इनकम में से क्या करेगी आपकी एम्प्लॉयर, यानी वो आपके कंपनी के ओनर, आपकी अमाउंट में से, सैलरी में से हर साल इंस्टॉलमेंट में, हर महीने या फिर क्वार्टरली आपकी सैलरी में से थोड़ी बहुत अमाउंट टैक्स की तरफ माइनस कर लेंगे और वो रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या कोई ऑथोराइज बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इफ एनी टैक्स इज स्टिल ड्यू, और अभी भी कोई टैक्स पे करना बाकी है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस एंड TDS, तो यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कितना होता है। ओके, इट्स कॉल्ड एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स एट द टाइमिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है।
अब आपको दिखा देते हैं कि परफॉर्मा क्या होता है, किस तरह से काम लगेगा। सो इनकम फ्रॉम सैलरी है तो 5 हेड के आप इनकम लिख लोगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन में है तो वो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो, और अदर सोर्सेज की इनकम, ये पांचों हेड की इनकम को मिला के हम ग्रॉस टोटल इनकम कंसिडर करेंगे। उसके अंदर हम माइनस कर देने के डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के। ओके, 80C में 1.5 लाख तक का एग्जामेशन है, 80D में 50,000 जो मेडिक्लेम का होता है, और 80TTA का मैक्सिमम 10,000 आपको डिडक्शन मिल जाता है। सो इसके बाद आपकी नेट इनकम बढ़ जाएगी। अब रूल्स क्या बता रखे हैं कि बेसिक रूल्स जो है वो है द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U कैन नॉट बी एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। यानी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से आपके डिडक्शन ज्यादा नहीं होने चाहिए। Gross total income after excluding the long-term capital gain and short-term capital gain taxable under section 111A, winning from lotteries, race, horse races, etc. अगर आपकी कैजुअल इनकम है तो ऐसी कैजुअल इनकम्स कहते हैं, जिसे हम गैम्बलिंग इनकम भी कहते हैं, रेसिंग इनकम भी, क्रॉसवर्ड पजल्स इनकम कहते हैं, तो वो सारा उसमें से निकाल दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया जाएगा, और कैजुअल इनकम निकाल दी जाएगी। और बाकी का जो है उसमें से हम डिडक्शन, अगर सारा आपका एग्जामिशन में मिल जाता है तो भी आपको इतनी अमाउंट के ऊपर तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इफ द ग्रॉस टोटल इनकम इज निल, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शंस कैन नॉट बी क्लेम। याद रखना, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निल है तो आपको दिस सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। एंड देयरफॉर द टोटल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द विल बी आइदर बी पॉजिटिव और निल। यानी ये डिडक्शन के बाद आपकी इनकम निल भी हो सकती है या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव ड्यू टू डिडक्शन, यानी आपको ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेंगे। इफ द ग्रॉस टोटल इनकम इज नेगेटिव और निल, नो डिडक्शन कैन बी परमिटेड अंडर द चैप्टर 5 के तहत आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। दिस डिडक्शंस आर टू बी अलाउड ओनली इफ द असेसी क्लेम इट। यदि असेसी क्लेम करता है तभी ये मिलता है, अगर क्लेम नहीं करता है तो वो अमाउंट उसको नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि कंपटीशन करते टाइम भी आपकी जो टोटल जो टैक्सेबल इनकम होगी वो टोटल टैक्सेबल इनकम में से हम अलग इनकम माइनस कर लेंगे। स्पेशल केसेस की जो इनकम होती है वो अलग कर लेंगे, और बाकी अदर इनकम वो अलग कर देंगे। सो स्पेशल केसेस के अंदर मेंशन किया गया कि टैक्स ऑन द डिविडेंड इनकम, अगर आप डिविडेंड से पैसा अर्न कर रहे हो और वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगेगा जब आपका डिविडेंड इनकम 10 लाख से ज्यादा होगा, तो उसके लिए 10% लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, दैट इज STCG, उसके ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा, जिसे फ्लैट टैक्स कहते हैं। टैक्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी लंबे से का अगर आपको कैपिटल गेन मिल रहा है, और कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड कार्ड गेम्स एंड पजल्स, तो उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, जो भी इनकम आप उसमें से अर्न करते हैं। तो ये सारी इनकम को माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे। बाकी की जो इनकम बचेगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से, उसे हम कहेंगे अदर इनकम, और अदर इनकम के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे वही कैलकुलेशन करके बता रखी है कि आप क्या करोगे, टोटल इनकम में से जो स्पेशल केसेस वाले जो इनकम है उसको अलग कर लेंगे, और बाकी की अदर इनकम अलग करेंगे। अदर इनकम के ऊपर जो रूल है वो अप्लाई होगा, और स्पेशल केसेस के रूल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि डिविडेंड के ऊपर 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर गेन के ऊपर 20%, और अगर कैजुअल इनकम हो रही है तो 30% आपको टैक्स लगने वाला है। उसके अंदर ये सारा हो गया, नॉर्मल टैक्स लग गया, इन सारी चीजों के ऊपर भी टैक्स लग गया जो स्पेशल केसेस में आते हैं। उसमें से आपको रिबेट मिल जाएगा। रिबेट होता है, हमने आगे भी डिस्कस कर रखा है कि अगर कोई सी बंदे की इनकम 5 लाख से कम है, ओके, तो न्यू रूल्स के हिसाब से 5 लाख से पहले 3,50,000 था, तो उसको 87A के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, या तो 100% या फिर 2,500, विच एवर इज मोर। तो दो में से जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, 100% या 2,500, वो आपको अमाउंट टैक्स करके एग्जामिशन करके माइनस कर दिया जाएगा, और आपका बैलेंस अमाउंट निकाल दिया जाएगा। ये बैलेंस अमाउंट के ऊपर अगर जरूरत पड़ी तो सरचार्ज लगाएंगे। कब सरचार्ज लगाएंगे? जब 10%, अगर 10% लगेगा सरचार्ज, इफ द इज इनकम इज 50 lakhs टू बट 1 करोड़, यानी 50 से 1 करोड़ के बीच में हुआ तो,
और 15% लगाएंगे अगर 1 करोड़ से ज्यादा उसने अर्न किया है पिछले साल प्रीवियस ईयर में। तो आपका बैलेंस अमाउंट में सरचार्ज ऐड कर देंगे तो हमारे पास टैक्स एंड सरचार्ज की अमाउंट मिल जाएगी, और उसके अंदर हम हर एक केसेस में हेल्थ एंड एजुकेशन केसेस 4% लगते हैं। तो टैक्स एंड सरचार्ज की जो भी इनकम होगी, जो अमाउंट बनेगा उसका 4% हम निकालेंगे और उसका 4% उसके अंदर ऐड कर लेंगे, और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके पास रेडी हो जाएगी, यानी इतना टैक्स आपको पे करना है। ये अमाउंट के अंदर से आपका जो टीडीएस है वो माइनस कर लेंगे, और अगर आपका एडवांस टैक्स आपने पे किया है तो वो भी माइनस कर देंगे, बाकी का आपको पे करना रहेगा। सो रिबेट क्या होता है? तो रिबेट लिखा हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सो रिबेट ऑफ 12,500 फॉर द रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हैविंग द टोटल इनकम अप टू 5 lakhs, बट 5 lakhs और लेस, यानी 5 लाख से कम अगर हुआ तो असेसमेंट ईयर 21-22 के तहत ये लिखा गया। But the view of the providing tax relief of the individual taxpayer who are the lower income bracket, यानी कि कम उम्र वाले यानी सॉरी कम इनकम वाले लोग हैं, उनको ये गवर्नमेंट टैक्स माफ कर देती है। सो रिबेट प्रोविजंस एज अंडर ऑफ द 87A, फर्स्ट कंडीशन है कि टैक्स पेयर इज रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, टैक्स पेयर इज रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, और वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है। हिज टोटल इनकम जो है, ये टोटल इनकम ऑफ द नेट इनकम टैक्सेबल जो होता है, यानी ग्रॉस टोटल में से टीटीसी और एटीसी यू तक का माइनस करने के बाद, ओके, वो 2.5 lakhs और उससे लेस, यानी नए रूल के हिसाब से 5 lakhs। अमाउंट रिबेट कितना मिलेगा? तो हमें बताया कि भी 12,500 या फिर सॉरी 2,500, या फिर आपका जो अमाउंट बनेगा 100% वो मैं हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। इसके अंदर केसेस ऐड नहीं होंगे। सो टैक्स रेट अलग अलग तरह के होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। टैक्स रेट, बाकी के जो टैक्स रेट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।